हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर। इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स एसएससी पीवाईक्यूज पार्ट 2। लेक्चर की शुरुआत से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, एक छोटा सा समीकरण है जो कि हमें यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान करें। डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार से है: द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग निम्नलिखित में से किस चीज से जुड़ा हुआ है? विकल्प है ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, पॉवर्टी एलिवेशन, फ्लड्स, डिजास्टर मैनेजमेंट। सही उत्तर देने के लिए 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर से अवगत करा दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, फ्लड्स। स्पष्टीकरण: तो भारतीय सरकार जो है उसने निर्णय लिया एक राष्ट्रीय बाढ़ आयोग को बनाने का, जिसे हम नेशनल फ्लड कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसे स्थापित किया गया था साल 1976 में, ताकि ये कोऑर्डिनेट कर सके, इंटीग्रेट कर सके और साइंटिफिक अप्रोच अपना सके बाढ़ कंट्रोल करने की चीजों को, जो कि भारत में एक बढ़ती हुई समस्या थी। अगला प्रश्न है, लो हाउस कॉस्टिंग या फिर लो कॉस्ट हाउसिंग उदाहरण है निम्नलिखित में से किस चीज का? विकल्प है मिक्स्ड बॉन्ड्स, सोशल बॉन्ड्स, प्राइवेट बॉन्ड्स, मैरिट बॉन्ड्स। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर से अवगत करा दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, सोशल बॉन्ड्स। स्पष्टीकरण: मस्ग्रेव सोशल बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग सोशल बॉन्ड्स वो बॉन्ड हैं जो कि उन सेवाओं द्वारा सब सेटिस्फाइड होती हैं जो कि इक्वल अमाउंट्स में सबके द्वारा कंज्यूम की जाए। लो कॉस्ट हाउसिंग उसी का एक एग्जांपल, यानी आप ये बोल सकते हैं कि पब्लिक रिसोर्सेज का समांतर वितरण, या जिसे हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, तो लो कॉस्ट हाउसिंग का मतलब है कि हर किसी के लिए घर जो है वो कम कीमत में तैयार हो, ताकि हर घर छत हो सके या हर किसी के ऊपर एक छत हो सके। इसके लिए मुख्यतः जो भारत ने कदम लिया था वो लिया था नेशनल हाउसिंग बैंक को स्थापित करके। जिसे हम एनएचबी कहते हैं। इसको साल 1988 में स्थापित किया गया। नेशनल हाउसिंग एक्ट 1987 के तहत। ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक जो है ये मुख्यतः एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि दो कार्य करता है। पहला, ये खुद क्रेडिट प्रदान करता है, यानी कि खुद लोन देता है घर वगैरह बनाने के लिए और घरों की कीमत कम करने के लिए। दूसरा, ये एक रीफाइनेंस इंस्टीट्यूट भी है। अब रीफाइनेंस इंस्टीट्यूट क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक बैंकिंग इंस्टीट्यूट है XYZ, जो कि इस समय ऋण प्रोवाइड कर रहा है, क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है घर बनाने के लिए। इसके पास 100 करोड़ रुपए थे, जिसमें से अब तक ये 60 करोड़ का ऋण प्रोवाइड कर चुका है, यानी अब इसके पास बचे कुल 40 करोड़। लेकिन जो लोग हैं वो अब भी लगातार डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें पैसा चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा कि जो हमारा NHB है वो
60 करोड़ एक ऋण के तौर पे देगा XYZ को, और XYZ फिर से इस पैसे को जोड़ के लोन प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। इसे हम कहते हैं रीफाइनेंस, यानी कि एक फाइनेंस इंस्टीट्यूट को पैसा देना ताकि वो और पैसा आगे बांट सके। तो NHB जो है वो खुद भी ऋण देता है, साथ के साथ रीफाइनेंसर के तौर पे भी कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने पार्शियल एनालिसिस की थ्योरी दी थी? विकल्प है लियोन वॉर्लस, अल्फ्रेड मार्शल, JM कैनिस, लियोनल रॉबिन्स। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, अल्फ्रेड मार्शल। स्पष्टीकरण, अल्फ्रेड मार्शल जो है उन्हें माना जाता है पार्शियल इक्विलिब्रियम मॉडल देने के लिए, जो उन्होंने दिया था जनरल इक्विलिब्रियम के ऊपर, उन ग्राउंड्स में जो बताते हैं कि ये इकोनॉमिक्स का एक डायनेमिक इनहेरेंट नेचर है और ये पुराने वाले से ज्यादा प्रैक्टिकली यूजफुल हो सकता है। यानी इससे पहले जो हम इकोनॉमिक मॉडल्स का इस्तेमाल करते थे वो हम जनरल इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल ने बाद में पार्शियल इक्विलिब्रियम दिया और साथ के साथ ये भी कहा कि पार्शियल इक्विलिब्रियम जो है वो ज्यादा कारगर साबित होता है जनरल इक्विलिब्रियम के मुकाबले। अगला प्रश्न है कि भारत ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जिन देशों के साथ किया है वो किस चीज के लिए किया है? विकल्प है बायलैटरल ट्रेड के लिए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए, या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स के लिए। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, बायलैटरल ट्रेड। स्पष्टीकरण, वो एग्रीमेंट जो कि राइट ऑफ टैक्सेशन देते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी या फिर किसी भी टेक्निकल सर्विस के द्वारा दी गई फीस को किसी भी कंट्री ऑफ रेसिडेंस के लिए, वो बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स के लिए होता है। अब यदि हम इसे उदाहरण के लिए समझें तो मान लीजिए ये भारत है और यहां कोई एक दूसरा देश है जिसका नाम है एक्स, ठीक है। तो यदि कोई चीज भारत से एक्स में जाती है और यदि कोई चीज एक्स से भारत में आती है तो दोनों ही देशों के अपने अपने टैक्स हैं, ठीक है। भारत अपने टैक्स लगाएगा, एक्स अपने टैक्स लगाएगा, ठीक। तो मान लेते हैं यहां पे एक मिस्टर वाई है जिन्होंने या तो इंटरेस्ट कमाया, डिविडेंड कमाया, रॉयल्टी कमाई या फिर कोई फीस कमाई किसी भी टेक्निकल सर्विसेज के लिए। तो मिस्टर वाई एक्स में भी टैक्स भरेंगे और इंडिया में भी टैक्स भरेंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जनरली जो बड़ी कंपनियां हैं या फिर बड़े आप कह सकते हैं कॉर्पोरेशंस हैं, वो इन दोनों देशों से ही व्यापार नहीं करते हैं बल्कि ऐसे देश में जाते हैं जिसे हम टैक्स हेवन कहते हैं, यानी जहां पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो इस चीज को रोकने के लिए भारत क्या करता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन करता है, जिसके तहत भारत जो है वो अपना टैक्स हटा देगा। तो ऐसे में यदि कोई कंपनी एक्स देश से ऑपरेट कर रही है, वो कोई भी चीज भारत में भेजे या कोई भी चीज भारत से एक्स में भेजी जाए, वहां पे जो टैक्स है वो लागू नहीं होगा, जिसकी वजह से जो एक्स देश में रहने वाले व्यापारी हैं जैसे कि मिस्टर वाई, ये लोग मुख्यतः भारत के साथ और ज्यादा व्यापार करते हैं, जिससे कि भारत के व्यापार में और भी ज्यादा मुनाफा और उपलब्धियां बढ़ती हैं। अगला प्रश्न है ब्रेन ट्रेन किसके द्वारा किया जाता है?
ऑप्शंस हैं फेलियर टू रिकॉग्नाइज टैलेंट इन द ओरिजिनेटिंग कंट्री, द ल्यूर ऑफ हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सोशियो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर से अवगत करा दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। स्पष्टीकरण, ब्रेन ड्रेन जो है उसे एक ऐसे प्रोसेस के तौर पे बताया जा सकता है जिसमें कोई भी कंट्री जो है वो खो देती है अपने सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज्यादा काबिल वर्कर्स को दूसरे कंट्री के लिए माइग्रेशन के तौर पे। इसका जो मुख्य कारण हो सकता है वो जिस देश में वो लोग हैं उस देश में एम्प्लॉयमेंट की कमी, या फिर उन जॉब्स की कमी जहां पे उन्हें ज्यादा पैसा मिल सकता है, या फिर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, या फिर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी मान लीजिए यहाँ दो देश हैं, एक देश है एक्स, एक देश है वाई। वाई में अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, हाई पेइंग जॉब्स हैं, बेटर लाइफ है। ठीक है, तो ऐसे में जो एक्स के बहुत पढ़े लिखे और काबिल लोग हैं वो लोग अपने आप वाई देश में चले जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, वाई देश को तो कई सारे ऐसे काबिल लोग मिलते जाएंगे, लेकिन जो एक्स देश है वो अपने लोगों को लगातार खोता चला जाएगा। उसे ही हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। अगला प्रश्न है, द बीएसई सेंसेक्स इज बेस्ड ऑन हार्मोनी स्टॉक्स, यानी जो बीएसई सेंसेक्स है वो निम्नलिखित में से कितने स्टॉक्स पे होता है? विकल्प है 80, 100, 30 या 50। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर से अवगत करा दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, 30। स्पष्टीकरण, बीएसई सेंसेक्स एक फ्री फ्लोटिंग मार्केट लिमिटेड स्टॉक है जिसमें कि 30 वेल स्टैब्लिश और फाइनेंशियली साउंड कंपनीज लिस्टेड की जाती हैं। ये 30 कंपनीज जो हैं ये भारत के सबसे ज्यादा बड़े और सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाने वाले स्टॉक्स को बनाती हैं, जो कि भारत के कई सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को दर्शा रही होती हैं। यदि हम बात करें इस चीज की, तो बीएसई जो है जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी पुकारते हैं, ये असल में 30 कंपनीज को लिस्ट करता है और ये एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज में से है जिसको बनाया गया था द नेटिव्स स्टॉक्स एंड ब्रोकर्स एसोसिएशन के नाम से, और बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका जो स्टॉक इंडेक्स है उसे हम जानते हैं सेंसेक्स के नाम से। वहीं पे साल 1991 में भारत ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भी स्थापित किया जिसे हम एनएसई के नाम से जानते हैं, जिसमें कि टोटल 50 कंपनियां लिस्टेड होती हैं। इसका जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको हम निफ्टी 50 के नाम से पुकारते हैं। ये दोनों ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों ही मुंबई में स्थित हैं, जो कि राजधानी है महाराष्ट्र की। अगला प्रश्न है, जिन फंड्स को गवर्नमेंट देश के अंदर ही उठाती है उनको क्या कहा जाता है? विकल्प है डोमेस्टिक बजटरी सोर्स, डोमेस्टिक बैंकिंग सोर्स,
डोमेस्टिक सेविंग सोर्स, डोमेस्टिक मॉनेटरी सोर्स। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर से अवगत करा दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, डोमेस्टिक बजटरी सोर्स। स्पष्टीकरण। जिन फंड्स को भारत की सरकार भारत देश के अंदर ही उठाती है उन्हें हम कहते हैं डोमेस्टिक बजटरी सोर्स। ठीक है, और ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, जो सरकार है, अगर उसका एक्सपेंडिचर 10,000 करोड़ का है, लेकिन सरकार ने जो कमाया था वो सिर्फ 8,000 करोड़ का है, तो सरकार को अब 2,000 करोड़ एक्स्ट्रा चाहिए जो वो बॉन्ड्स के थ्रू या फंड्स के थ्रू उठाएगी। तो ऐसे में सरकार के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो डोमेस्टिकली बॉन्ड्स वगैरह इशू करके इस पैसे को उठा ले, या फिर इंटरनेशनली जाके इस पैसे को उठा ले। डोमेस्टिकली में फायदा क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट वगैरह है वो कम होते हैं, वहीं पे जो इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठाया जाता है उसका इंटरेस्ट रेट भी हाई होता है, साथ में जो नियम और शर्तें हैं वो इंटरनेशनली मार्केट में ज़्यादा हाई होती हैं डोमेस्टिकली मार्केट के मुकाबले। तो इसीलिए जो पहली प्रेफरेंस दी जाती है वो हमेशा डोमेस्टिक बेसिस पे ही पैसे को पूरी करने की दी जाती है। अगला प्रश्न है, सिक यूनिट्स आर रेफर्ड टू। विकल्प है सिया, डीजीटीडी, एफआईपीबी, बीआईएफआर। सही उत्तर देने के लिए सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बीआईएफआर डी। स्पष्टीकरण। तो जो बोर्ड है इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन का, बीआईएफआर का, वो एक एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, जिसको बनाया गया था जनवरी 1983 1987 में। इसका जो मुख्य एम था वो ये था कि जो इंडस्ट्री कंपनीज जो ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं, लगातार घाटे में हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना और साथ ही साथ उन्हें मदद करना ताकि वो दोबारा से बाजार में उतर सके और वो बंद ना हो जाए। अगला प्रश्न है, जो कॉन्सेप्ट है ड्यूपोली का वो किसके द्वारा दिया गया था? विकल्प हैं स्वेजी, मैल्थोस, रिकार्डो, कॉर्नॉट। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर से अवगत करा दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, कॉर्नॉट। स्पष्टीकरण। ड्यूपोली जो है वो एक फॉर्म ही है ओलिगोपोली का, जहां पे मुख्यतः दो कंपनियां, दो कंट्री होती हैं, वही पूरी तरीके से सभी चीजों को या बाजार को कंट्रोल कर रही होती। इस टर्म को देने वाले का नाम था कॉर्नॉट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर होता है? विकल्प है सिंगल फर्म, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, ग्रुप ऑफ फर्म्स, या कोई भी नहीं। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स।
स्पष्टीकरण। जो मॉडल है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, वो डिस्क्राइब करता है एक कॉमन मार्केट स्ट्रक्चर को, जिसमें जो फर्म्स हैं उसके कई सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जैसे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, लेकिन ये सभी एक स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, यदि हम बात करें सैमसंग, एप्पल, माइक्रोमैक्स, लावा, तो ये सभी जो हैं ये एक ही प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं, मोबाइल फोन्स। बस जो मोबाइल फोन्स होते हैं ये अलग होते हैं किन किन चीजों में? फीचर्स में अलग होंगे, शेप में अलग होंगे, साइज में अलग होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है एक गैर आर्थिक गुड का या नॉन इकोनॉमिक गुड का? ऑप्शंस हैं डॉक्टर सर्विस, टीचर सर्विस, मदर सर्विस, बैंकर सर्विस। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, मदर सर्विस। स्पष्टीकरण। मदर सर्विस जो है वो उदाहरण है नॉन इकोनॉमिक गुड का। जैसे मान लीजिए, इकोनॉमिक गुड क्या होते हैं पहले आप ये समझिए। इकोनॉमिक गुड वो है या वो चीज है जिसके लिए पेड किया जाता है या पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मदर सर्विस की, यानी जो हमारे घरों में माताएं बहनें होती हैं जो कार्य कर रही होती हैं, उसके लिए हम उन्हें कोई पैसा नहीं देते, तो वो होता है हमारा अनपेड। और जो भी चीज अनपेड की जाए उसे हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कमिटी जुड़ी हुई है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स भारत में? विकल्प है एलसी गुप्ता, नरसिम्हन, चक्रवर्ती, खेलकर। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, नरसिम्हा। स्पष्टीकरण कि भारतीय बैंकों का अंतरराष्ट्रीय तौर पे स्टैंडर्ड उठाने के लिए कई सारी कमिटीज को आरबीआई ने अपॉइंट किया था, जिसमें से नरसिम्हम कमेटी 2 बार अपॉइंट की गई। पहली बार 1991 में, दूसरी बार 1998 में, और वर्मा कमेटी 1999 में अपॉइंट की गई। और इनका एक गहरा प्रभाव था भारत के बैंकों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बढ़ते प्रचर्स को बढ़ाने के लिए। इसी के साथ जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स थे वो भी दिए गए, और डीरेगुलेशन नॉर्म्स और कंडीशन के साथ इनको जोड़ा गया, ताकि भारतीय बैंक जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अच्छा परफॉर्म कर सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर नहीं है आरबीआई का? विकल्प है फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, वेरिएबल इंटरेस्ट रेट्स, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्रेडिट रेशन। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। स्पष्टीकरण। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है, ताकि जो भारतीय मुद्रा है उसकी जो उपलब्ध आप कह सकते हो उपस्थिति है भारतीय इकोनॉमी में, बैंक में, ग्रुप ऑफ बैंक्स में, उसको मेंटेन रखने के लिए सेंट्रल बैंक या तो खरीद सकता है या बेच सकता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ओपन मार्केट में। सेंट्रल बैंक जो है ओएमओ को यूज करता है मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए, और ये जो आता है ये आता है आपका मुख्यतः
क्वांटिटेटिव मेजर्स में, ना कि क्वालिटेटिव मेजर्स में। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेजर्स में आने वाली बाकी चीजों का नाम है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और आपका बैंक रेट। क्वालिटेटिव मेजर्स में चीजें आती हैं मोरल सुएशन, क्रेडिट रेशनिंग और बाकी सब चीजें। अगला प्रश्न है, जो 13th 5 ईयर प्लान था वो ऑपरेटिव था किस पीरियड के लिए? विकल्प हैं साल 2010 से 2015, 2011 से 2016, 2012 से 2017, 2013 से 2018। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, 2012 से 2017। स्पष्टीकरण, जो ड्यूरेशन होती है 5 ईयर प्लान की वो होती है साल 2012 से 2017। नीति आयोग जो है वो लॉन्च करने जा रहा था 3 ईयर एक्शन प्लान को 1 अप्रैल से, जबकि 12th 5 ईयर प्लान जो था वो मार्च 31 पे शुरू हो गया। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी चीजें 5 ईयर प्लान आती थी हमारी प्लानिंग इन इकोनॉमी में, जिसकी शुरुआत होती है साल 1950 से, जब साल 1950 में प्लानिंग कमीशन को स्थापित कर दिया गया था। वहीं पे साल 2014 में प्लानिंग कमीशन को हटा के बनाया गया आपका नीति आयोग। अगला प्रश्न है, द नेशनल इनकम ऑफ अ नेशन इज द। विकल्प है गवर्नमेंट्स एनुअल रेवेन्यू, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, सरप्लस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर से अवगत करा दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। स्पष्टीकरण, नेशनल इनकम जो है वो टोटल वैल्यू होती है कंट्री के फाइनल आउटपुट की सभी गुड्स एंड सर्विसेज के जो कि एक साल में बनाए गए हैं। जैसे कि आप मान सकते हैं कि मान लीजिए अगर टोटल 1000 यूनिट्स बनाए गए जिनका दाम 1500 रुपए था, तो टोटल जो चीजें होगी वो होंगी आपकी 15 लाख की, सॉरी 1.5 लाख की। नहीं नहीं, 15 लाख की। ठीक है, तो ये जो 15 लाख होंगे ये हो जाएंगे आपके नेशनल इनकम। अगला प्रश्न है, एक्सटर्नलिटी थ्योरी एक बेसिक थ्योरी है निम्नलिखित में से किस इकोनॉमिक ब्रांच की? विकल्प है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एनवायरोनॉमिक्स, फिजिकल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त। सही उत्तर है बी, इन्वायरोनॉमिक्स। स्पष्टीकरण। जो एक्शनलिटी थ्योरी है वो कॉन्सिक्वेंस है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, जिसे कि अनलिटिड थर्ड पार्टीज द्वारा एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है। ये आपकी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। जो फैक्ट्री द्वारा पॉल्यूशन दिया जा रहा है और इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है, जो कि आसपास में रहने वाले लोगों की भी हेल्थ को खराब कर रहा है, वो नेगेटिव एक्शनलिटी है। वहीं पे किसी भी फैक्ट्री के आसपास पढ़े लिखे लोगों के बसने की वजह से जो वहाँ की सोसाइटी में प्रभाव पड़ रहा है, वो वहाँ की पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। यानी जो एक्सटर्नलिटी है एनवायरोनॉमिक्स की, वो दोनों हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगला प्रश्न है, डायमंड्स जो है उनका जो दाम होता है वो पानी के मुकाबले ज्यादा होता है, क्योंकि विकल्प है, कंज्यूमर्स उनको कम पैसों पे नहीं खरीदते, उन्हें कुछ सिलेक्टेड फर्म्स के द्वारा ही बेचा जाता है मोनोपोलिस्टिक पावर्स के साथ, उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है बायर्स के लिए वो ज्यादा होती है पानी के मुकाबले, उनकी जो टोटल यूटिलिटी होती है बायर्स की वो ज्यादा होती है पानी के मुकाबले। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर से अवगत करा दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, मार्जिनलिटी जो है बायर्स की वो ज्यादा होती है पानी के मुकाबले। स्पष्टीकरण। डायमंड्स जो है उनका जो दाम होता है वो पानी के मुकाबले ज्यादा होता है, क्योंकि जो मार्जिनल यूटिलिटी है बायर्स की वो ज्यादा होती है पानी के मुकाबले, इसी वजह से उसका जो दाम होता है वो भी ज्यादा रखा जाता है। अगला प्रश्न है, फंक्शनल फाइनेंस जो है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है? विकल्प है, अब्बा पी लर्नर, अडोल्फ वॉगनर, एडम स्मिथ या फिर एडम्स। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर से अवगत करा दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, अब्बा पी लर्नर। स्पष्टीकरण। फंक्शनल फाइनेंस एक इकोनॉमिक थ्योरी है जिसे अब्बा पी लर्नर द्वारा दिया गया था, जो कि इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल्स और चार्टलिज्म पे काम करती है। ये बताती है कि जो गवर्नमेंट है उसे खुद से ही फाइनेंस करना चाहिए ताकि वो एक्सप्लिसिट गोल्स को मीट कर सके, जैसे कि बिजनेस साइकिल्स में चलते उतार चढ़ाव, वहीं पे पूर्ण तरीके से एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना, या फिर जो आपकी ग्रोथ है या लो इन्फ्लेशन है उससे डील करने के लिए। यानी सरकार जो है जो पैसा बोरो करती है, जैसे मान लेते हैं कि सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो 10,000 करोड़ है सब चीजों को झेलने के लिए, लेकिन सरकार का जो रेवेन्यू है वो केवल 7,000 करोड़ है। तो कुल मिला के यहाँ पे 3,000 करोड़ जो हैं वो सरकार को कम पड़ रहे हैं। तो जनरली सरकार क्या करती है, इस पैसे को बोरो कर लेती है। बोरो भी होता है हमारा दो जगह से, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, लेकिन अब्बा पी लर्नर की जो फंक्शनल थ्योरी है वो ये कहती है कि ये 3,000 करोड़ जो हैं सरकार को बोरो करने के मुकाबले खुद ही इन पैसे को इंप्लीमेंट कर लेना चाहिए, ताकि सरकार को बोरो करके अपने ऊपर एक जिम्मेदारी या यूं कहें एक लायबिलिटी ना बनानी पड़े, और वहीं पे सरकार इस पैसे का इस्तेमाल करके अपने सारी गोल्स को मीटअप कर सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन लैंड यूजेस के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन रेस्ट्रिक्टेड होते हैं? विकल्प है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए,
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, फ्री ट्रेड सेंटर्स के लिए, मार्केटिंग सेंटर्स के लिए। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, फ्री ट्रेड सेंटर्स। स्पष्टीकरण, कोई भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो एरिया होता है जहां पे बिजनेस और जो ट्रेड लॉस हैं वो अलग होते हैं बाकी देश के मुकाबले। यानी कि ये ब्रॉड रेंज कवर करती है मोर स्पेसिफिक जोन टाइप्स में, जहां पे कि आपके फ्री ट्रेड जोन्स भी शामिल होते हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स भी शामिल होते हैं, फ्री जोन्स भी शामिल होते हैं, इंडस्ट्रियल ई स्टेट्स भी शामिल होते हैं, फ्री पोर्ट्स भी शामिल होते हैं, अर्बन एंटरप्राइज जोन्स भी शामिल होते हैं और बाकी कई चीजें भी इसमें शामिल हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, ट्रिप्स एग्रीमेंट 1994 के मुकाबले एक गुड ऑर्गेनिटिक जो भी है वो किस रीजन से या कैरेक्टर रेपुटेशन से कवर किया जाता है आईपीआर के तहत? विकल्प है पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट या जीआई, जियोग्राफिकल इंडिकेटर। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, जियोग्राफिकल इंडिकेटर। स्पष्टीकरण, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है वो रीजन या लोकेलिटी या कोई भी स्पेसिफिक प्लेस या किसी भी एक्सेप्शनल केस में कोई भी ऐसा देश जहां पे कि जो प्रोडक्ट है उसका उत्पादन हुआ है वो वहां की लोकेलिटी को, स्पेसिफिक प्लेस को या कंट्री को दिखाता है, या फिर स्पेसिफिक क्वालिटी का, रेपुटेशन का या बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स का जो कि उस ज्योग्राफिकल ओरिजिन से रिलेटेड है उनका विख्यात करता है। तो ऐसे में आप मान सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं सैफरॉन की, जिसे हम केसर के नाम से पुकारते हैं। जो कश्मीर है भारत का, वहां पे हमें मिलता है करेवा फॉर्मेशन, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है केसर की खेती के लिए। तो यदि बाजार में अब ए और बी दो केसर उपलब्ध है जो दोनों ही खुद को कश्मीर का बोलते हैं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाकई में कश्मीर से है और कौन सा नहीं? तो जिसको जीआई टैग मिला होगा, जैसे मान लीजिए बी को जीआई टैग मिला हुआ है कि हाँ ये कश्मीर से, तो जीआई टैग देख के आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि दोनों में से कौन सा कश्मीर का था और कौन सा नहीं। तो जीआई टैग असल में दिखाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट उसी जगह का है जिसका आप ढूंढ रहे हैं। अगला प्रश्न है, गोल्ड जो है वो मुख्यतः जुड़ा हुआ होता है हमारा, विकल्प है लोकल मार्केट से, नेशनल मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से, रीजनल मार्केट से। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है इंटरनेशनल मार्केट। स्पष्टीकरण, गोल्ड जो है वो मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ा हुआ होता है एक प्रीशियस मेटल के तौर पे, जो कि निवेश का एक महत्वपूर्ण साधन भी। गोल्ड को इतिहास से ही हम पैसे के तौर पे इस्तेमाल करते आए हैं और करेंसी के इक्विवेलेंट इसको मानते आए हैं कई सारे इकोनॉमिक रीजन्स और कंट्रीज में। और आज भी जो गोल्ड है वो एक महत्वपूर्ण साधन है आदान प्रदान के लिए, और इसको हम जो कच्चे तेल के दाम हैं उससे भी जोड़ के देखते हैं लॉन्ग टर्म्स में। अगला प्रश्न है द डिमांड फॉर लेबर, लेबर की डिमांड जो है उसे हम कहते हैं, विकल्प है ड्राइव डिमांड, फैक्ट्री डिमांड, मार्केट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड। सही उत्तर देने के लिए सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा।
समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, सॉरी ए, ड्राइव डिमांड। स्पष्टीकरण, लेबर के लिए जो डिमांड है वो ड्राइव डिमांड है प्रोडक्शन के द्वारा, और इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जब भी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होती है तो उसको बनाने के लिए और लोगों की जरूरत पड़ती है, यानी लेबर की डिमांड जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। वहीं पे जब प्रोडक्ट की डिमांड गिरती है तो लेबर को रखने में खर्चा होता है कंपनीज का, तो वो उन्हें निकाल भी देती है। यानी यदि प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो लेबर की डिमांड बढ़ेगी, और यदि प्रोडक्ट की डिमांड गिरेगी तो लेबर की डिमांड गिरेगी। यानी लेबर की जो डिमांड है वो मुख्यतः प्रोडक्ट से ही ड्राइव्ड हो रही है, उससे ही जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निवेश खर्चा नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज में? विकल्प है परचेज ऑफ मशीनरी, बिजनेस इन्वेंट्रीज की बढ़ोतरी, कंपनी के मेन प्लांट को बढ़ावा देना, या परचेज ऑफ अ हाउस। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, परचेज ऑफ अ हाउस। स्पष्टीकरण, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो उस एक्सपेंडिचर कहा जाता है जो कि इंडिविजुअल द्वारा या फर्म द्वारा या सरकार द्वारा लगाया गया है नए एसेट्स को परचेज करने में, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग या एक्स्ट्रा। वहीं पे जो घर खरीदना है वो किसी भी व्यक्ति का निजीगत इस्तेमाल है, वो किसी भी बिजनेस के लिए नहीं किया जा रहा, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में नहीं गिनते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सेविंग्स को दर्शाता है प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर्स पे? विकल्प है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, डिविडेंड्स जो शेयर होल्डर्स को दिए गए हैं, या फिर टोटल प्रॉफिट्स कंपनी के। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। स्पष्टीकरण, किसी भी प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए प्रॉफिट को नॉन ऑपरेटिंग सरप्लस से कंसीडर किया जाता है एक नेट सेविंग के तौर पे। रिटेन प्रॉफिट वो प्रॉफिट्स होते हैं जिन्हें कि बिजनेस ने दोबारा से अपने पास रख लिया, ताकि जो डेप्रिसिएशन है उनके फिक्स असेट्स में, डेब्ट्स में, गवर्नमेंट में और शेयर होल्डर्स में, उसमें जो घटोतरी हो रही है उसको पूरा करने के लिए। अगला प्रश्न है, सोशल अकाउंटिंग सिस्टम भारत में किन हिस्सों में बांटा जा सकता है? विकल्प है असेट्स, लायबिलिटी और डेट पोजीशन, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर, इनकम, प्रोडक्ट, एक्सपेंडिचर, एंटरप्राइज, हाउस और गवर्नमेंट। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, इनकम, प्रोडक्ट और एक्सपेंडिचर। स्पष्टीकरण, सोशल अकाउंटिंग वो मेथड है जिससे जो फर्म्स हैं वो एक नई वैल्यू निकालते हैं इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी में। जैसे कि सोशल अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो लगातार नेशनल इनकम, फाइनल प्रोडक्ट, कंजप्शन और कैपिटल जनरेशन को मेंटेन करने के लिए या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसी के साथ हमने कर लिया है इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी का धन्यवाद।